सो वेलकम एवरीवन टू दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ डे 2, जहां अपन कंप्लीट करेंगे, जहां अपन चालू करेंगे इंडिया 16, दैट इज पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, है ना? यस। तो बढ़िया सा एक पार्ट है, वो करना है अपने को, ठीक है? तो रीड करते ये वाला पार्ट अपन चालू करेंगे इंडिया 16 अच्छी तरीके से, ठीक है? बस एक बात ध्यान रखना, जिसके पास भी एडिशन 5 है, कभी अभी क्वेश्चन का पूछा किसी ने, एडिशन अगर पास 5 है ना, तो सिर्फ क्वेश्चन नंबरिंग का ध्यान रखना, बिकॉज अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एडिशन 6 यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपने आपके पास क्योंकि पुरानी एडिशन पड़ी होगी तो आपने विदाउट हार्ड कॉपी वाला ऑप्शन चूज किया रहेगा। तो जस्ट मेक श्योर यू आर टेकिंग द नंबर्स इनटू अकाउंट। मैं कभी कभी ऐसा बताना भूल जाऊंगा कि एडिशन 5 में क्या नंबर है, तो आप ध्यान रख लेना बस, ठीक है? उतना देखो, आपके थोड़े से पैसे बचे हैं, पैसा बचाने के चक्कर में विदाउट हार्ड कॉपी लिया, तो थोड़ा तो उतना कंसिडरेशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? मतलब उतना आप ध्यान रख लेना बस, ठीक है? चलो, अभिषेक कहते हैं कि एलडीआर लिख दो। हाँ, लिख दूंगा अभिषेक, मैं अपलोड करने के बाद लिख के अपलोड करूंगा, ठीक है? चलो, तो इंडिया 16 के साथ लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, ठीक है? ये इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो 6 से 12 मार्क तक आ सकता है ये इंडेक्स, ठीक है? तो बढ़िया बढ़िया इंडेक्स है, करते हैं अपन ये वाला इंडेक्स, ठीक है? चलो, सो पीपीई का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलो ये छोड़ो, ये पढ़ने के पहले मुझे ये बताओ, अपन ने इंडेक्स 16 के पहले कौन सा इंडेक्स पढ़ा था? तो सर हमने इंडेक्स 16 के पहले तो वी स्टडीड इंडेक्स 1, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमने पढ़ा इंडेक्स 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अपन पढ़ने वाले इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है? चलो आ जाओ। तो है ना, जो काम की बातें, अब इसमें तो सारी काम की बातें, इसमें तो अपने को सारी बातें करनी ही पड़ेगी, ठीक है? चलो, तो इंडेक्स 16 के साथ अपन धमाकेदार शुरुआत करने वाले हैं। अब सबसे पहला इसके अंदर पार्ट क्या है? डेफिनेशन। तो मैं एक बार किताब में खोल लू क्या? इंडेक्स 16 खोल लो सर, काहे नहीं खोल, तो खोलो। वाइब है, थोड़ा सा साइड दे छोकरे सब हार्ड, इसलिए तो हाई पे हार्ड ना छोड़े, तू सॉफ्टी कोफ्ता भोगता मुझे ना रोकता, पकड़ ले छोड़े, एक अली का छोकरा बना दे, क्विक से रॉकस्टार। चालू करे क्या? ये आ जाओ। इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सबसे पहला पॉइंट क्या? सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन दो चीजों का दिया हुआ है। पहला आपको डेफिनेशन दिया हुआ है पीपीई का। अब पीपीई क्या बोलता है सुनना, अरे सिंपल है, वो बोलता है टेंजिबल आइटम है, बराबर, हेल्ड फॉर यूज है और एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड। आसान भाषा में अगर कोई भी एसेट जिसको आप 1 साल से ज्यादा यूज करने वाले हो, इफ यू आर गोइंग टू यूज एनी टेंजिबल एसेट फॉर मोर देन 1 ईयर, इट इज गोइंग टू बी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर कहां यूज करेंगे? अरे बिजनेस में यूज करेंगे, या तो उसको प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको टीचिंग सर्विस देने के लिए माइक, लैपटॉप, पीसी, ये सब यूज कर रहा हूं, पीपी। फॉर रेंटल टू अदर्स, बराबर, क्या इसका डिस्कशन अपन बाद में करेंगे। या फिर फॉर एडमिन पर्पस, मतलब जैसे सपोज मैंने स्टाफ रखा अपने ऑफिस में और मेरा स्टाफ को मैंने बोला कि ये ले पीसी, तो इस पीसी पे काम करेगा हमारे कंपनी के लिए, ये मैंने मेरे स्टाफ को लैपटॉप दिया, तो फॉर एडमिन पर्पस। ऐसा जैसे मेरा स्टाफ बैठा है ऑफिस के अंदर, तो वो ऑफिस फॉर एडमिन पर्पस। तो ऐसा कोई भी टेंजेबल आइटम जो आप यूज कर रहे हो और उसका लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे उसको पीपीई। सिंपल है, समझता है, डन। अब इसमें एक और डेफिनेशन, और वो है बेरर प्लांट का डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन है? बेरर प्लांट। तो बेरर प्लांट के रिगार्डिंग मैं आपको नोटबुक में कुछ लिखाऊंगा, सर आपको समझेगा नहीं बेरर प्लांट क्या है। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेरर प्लांट, ठीक है? चलो आ जाओ। तो नोटबुक में लिखेंगे अपन, फटाफट से लिखेंगे। देखो, मैं तुमको लिखने का इसलिए लेवरेज दे रहा हूं ताकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप नोट्स बना रहे हो। अगर मेरे को है ना पढ़ाना होता ना भाई, मेरे पास पुराने बैच के बोर्ड नोट्स पड़े, मेरे पास फुल कोर्स के बोर्ड नोट्स पड़े, मैं टिका टिकी करके पढ़ा दूंगा, लेकिन उससे मजा नहीं आएगा आपको भी, बाद में आपका टाइम बचेगा नहीं। तो अगर अपन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करें तो प्लीज उसको यूटिलाइज करना। ये नहीं कि मेरा शक्ल देख रहे हो, थोपड़ा देख रहे हो, वो मत करना भाई प्लीज। चलो, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेरर प्लांट्स। तो मैं लिखता हूं, चलो, बेरर प्लांट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेरर प्लांट? सबसे पहले देयर इज समथिंग नोन एज बायोलॉजिकल असेट्स। देयर इज समथिंग नोन एज बायोलॉजिकल असेट्स, ठीक है? सर ये बायोलॉजिकल असेट्स क्या होता है? एक्चुअली इसका डिस्कशन है इंडेक्स 41 के अंदर, विच इज एग्रीकल्चर। अभी तक अपने को पता नहीं वो सब क्या, छोड़ दो, बस बता के रख रहा हूं कि बायोलॉजिकल असेट्स का डिस्कशन होता है इंडेक्स 41 के अंदर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल असेट? ऐसा समझ लो, बायोलॉजिकल असेट मतलब लिविंग प्लांट्स, या फिर एनिमल्स। लिविंग प्लांट्स या फिर एनिमल्स, जैसे फॉर एग्जांपल संकेत, आदर्श, अभिषेक, अक्षत, गौरव, ये सब क्या है? बायोलॉजिकल असेट। वाई? अपनी मम्मी के लिए अपन कौन है?
बायोलॉजिकल एसेट। वाई? अपने को पूरा दिन तो बोलते रहती है ये क्या है, ये क्या है, जानवर वाली हरकत है, उठ जानवर उठ, उठ सुबह उठ, ऐसा उठ उठ ऐसा। तो अपन सब घर वालों के लिए क्या है, अपन ऐसा बायोलॉजिकल एसेट। बराबर? क्यों? अपने घर वालों के लिए अपन जानवर से कम नहीं है, स्पेशली लड़के। देखो जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियों को कैसे ट्रीट करते हैं लड़कियों को घर वाले, कि अरे मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, अरे मेरी बेटी बेचारी मेहनत कर रही है, अरे मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी, ऐसे लड़कियों को थोड़ा ऐसा ट्रीट होता है। लड़कों का ट्रीटमेंट निकम्मा कहीं का, काम का नहीं, ना काज का, दुश्मन अनाज का, उठ ना, सीए भी नहीं, पैसे भी बर्बाद, ऐसा। तो ये फर्क होता है ना लड़के लड़की के अंदर। बराबर? तो अपन सब अपने अपने घर वालों के लिए क्या है, बायोलॉजिकल एसेट्स। हंसते क्या तुम लोग रे? पानी पानी फेंक फेंक के उड़ाते अपने, उठाते अपने को, है ना? ये समझ सकते हैं, लौंडे लोग ज्यादा समझ सकते हैं। चलो ठीक है। तो देयर इज समथिंग नोन एज बायोलॉजिकल एसेट्स, इसका मतलब होता है लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स। ठीक है। अब लिविंग प्लांट्स के दो बाइफर्केशन है। ठीक है, लिविंग प्लांट्स के दो बाइफर्केशन है, एक है बेरर प्लांट्स और एक है नॉन बेरर प्लांट्स। एक है बेरर प्लांट्स और एक है नॉन बेरर प्लांट्स। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेरर प्लांट्स? बेरर प्लांट्स वो है जिसकी लाइफ इज मोर देन 1 ईयर। ऐसी प्लांट जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। सर जरा एग्जांपल दो। एग्जांपल मैंगो ट्री। मैंगो ट्री आपको देने वाली ना मैंगोस फॉर मोर देन 1 ईयर। बराबर क्या? यस। तो उसको बोलते हैं बेरर प्लांट्स। क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है। और नॉन बेरर प्लांट जिसका लाइफ इज लेस देन 1 ईयर, उसको बोलते हैं नॉन बेरर प्लांट। अब मेरी बात समझने का ट्राई करना। स्टैंडर्ड बोलता है कि बेरर प्लांट्स आर कवर्ड अंडर इंड AS 16। ये जो बेरर प्लांट है दीज आर कवर्ड अंडर इंड AS 16 पीपीई के अंदर। सर ऐसा क्यों? अब आप समझने का ट्राई करो। जैसे पीपी होता है, जो सपोज एक मशीन है, तो मशीन से कंपनी को आउटपुट मिलता है। जैसे पार्ले जी की फैक्ट्री है, तो पार्ले जी की मशीन से उसको बिस्किट निकलता है, तो वो मशीन कंपनी के लिए पीपीई होती है। वैसे ही फार्मर्स के लिए ये मैंगो ट्री एक मशीन से कम थोड़ी ना है। फार्मर्स के लिए, फार्मर के लिए ये मैंगो ट्री एक मशीनरी जैसा ही है ना। क्यों? क्योंकि फार्मर को इस मशीनरी से बार बार क्या मिलने वाला है? मैंगोज मिलने वाले हैं। फार्मर को इस ट्री से बार बार क्या मैन्युफैक्चर के लिए मिलने वाला है? मैंगोज मिलने वाले, और वो भी 1 साल से ज्यादा के लिए मिलने वाले। तो फार्मर लोग के लिए ये जो ट्रीज होते हैं ये उनकी मशीन्स होती है। बराबर? तो इसलिए ये बेरर प्लांट भी 16 में कवर्ड है। बराबर? सर व्हाट अबाउट दीज एनिमल्स? ये एनिमल्स इंड AS 41 में कवर्ड है। और उसके अलावा ऐसा कोई प्लांट जिसकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है, दैट इज नॉन बेरर प्लांट, वो भी इंड AS 41 में कवर्ड है। सिंपल। बराबर क्या? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। बराबर? तो व्हेन वी टॉक अबाउट बायोलॉजिकल एसेट्स, ध्यान रखना उसका मतलब होता है लिविंग प्लांट, एनिमल। प्लांट के दो बाइफर्केशन, बेरर नॉन बेरर। बेरर मतलब लाइफ मोर देन 1 ईयर। तो जो बेरर प्लांट है, एग्जांपल मैंगो ट्री, इट इज जस्ट लाइक अ मशीन फॉर फार्मर, बिकॉज इस बेरर प्लांट से बार बार उसको आउटपुट मिलने वाला है। तो ये मशीन जो है वो उसके लिए इंड AS 16 में क्वालिफाई कर जाएगी, और बाकी सारी चीजें इंड AS 41 में डिस्कस अपन करते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। तो यहां वो डेफिनेशन दिया हुआ है कि बेरर प्लांट क्या है, विच इज a living plant used in the production or supply of agriculture produce. What is the meaning of agriculture produce? जो मैंगो ट्री से आपको मैंगोज मिलने वाला है, वो मैंगोज को हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलते हैं। ट्री से मिलने वाला आउटपुट को प्रोड्यूस बोलते हैं। एक्सपेक्टेड टू बेयर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 1 पीरियड एंड एज अ रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज प्रोड्यूस। मतलब आप बेसिकली मैंगो ट्री से मैंगो जनरेट करने वाले हो। आपका बिजनेस मैंगो ट्री बेचने का नहीं होना चाहिए। बराबर? तो बोलता है हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज प्रोड्यूस। मतलब आप देखो, ऑफकोर्स मैंगोस तो आप सेल कर सकते हो, यू कैन नॉट सेल दी मैंगो ट्री। अगर आपका मैंगो ट्री बेचने का बिजनेस है तो वो इंड AS 16 में फिर तो वो इन्वेंट्री बन जाती है। तो बेसिकली वो बोलता है इस बेरर प्लांट को आपको यूज करने का, क्योंकि हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए ना यार, बेचने का नहीं, उसको यूज करने का। मैंगो ट्री को यूज करने का। कैसे यूज करेंगे? मैंगो जनरेट करने के लिए यूज करेंगे। सिंपल। बराबर? तो इसमें याद क्या रखे, लिविंग प्लांट है और 1 साल से ज्यादा अपन यूज करने वाले हैं। सिंपल। इज द डेफिनेशन वाला पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताओ यस और नो। इतना क्रिटिकल नहीं है, एक बार पढ़ने का आगे बढ़ जाने का। जो भी पॉइंट क्रिटिकल है मैं आपको हाईलाइट करके मार्क करा दूंगा, चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे। सेकेंड पॉइंट इज रिकग्निशन क्राइटेरिया। अगर आप चार्ट के अंदर देखोगे, अपने इंड AS 16 के चार्ट के अंदर, तो देखो कैसा आप कोई भी इंड AS का फ्लो समझने का ट्राई करना। पहले आपको डेफिनेशन दिया हुआ रहेगा इंड AS का, फिर रिकग्निशन क्राइटेरिया, और फिर आता है मेजरमेंट। अब इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन का मतलब उस इंड AS, उस पीपीई के अंदर कौन कौन चीजें क्वालिफाई करेगी। सेकंड, डेफिनेशन मीट हो गया तो क्या मैं उसको अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करूं क्या?
तो अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करेगा तो अपन रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने वाले हो तो कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? दैट इज मेजरमेंट। बराबर क्या? तो सबसे पहले डेफिनेशन मीट कर रहा है क्या? हाँ। तो रिकॉर्ड करूं क्या? इफ द आंसर इज यस, तो कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा? मेजरमेंट। ऐसा एक फ्लो बनता है इंडेक्स का। सिमिलरली यहां अपन ने पहले डेफिनेशन डिस्कस किया, अब बोलते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। हम किसी भी पीपी को रिकॉर्ड कब करेंगे? जब दो कंडीशन मीट होना चाहिए। सबसे पहला, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अगर आपको किसी भी असेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है तो ही आप उसको रिकॉर्ड करोगे। लॉजिकल भी है, क्योंकि असेट का लाइफ इज मोर देन 1 ईयर, तो मतलब आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलता हुआ चलेगा ना ओवर अक्रॉस लाइफ, इसलिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। और सेकंड क्या बोलता है? कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ऑफकोर्स अगर आप किसी भी चीज का कॉस्ट मेजर कर पाओगे तो ही आप उसको रिकॉर्ड करना। ऐसा क्यों? क्योंकि जब रिकॉर्ड करोगे तो किसी तो अमाउंट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, तो वो अमाउंट इनिशियली कॉस्ट होती है। बराबर। तो अगर आप ये मेजर कर पाओगे तो ही रिकॉर्ड करना, बिकॉज रिकॉर्ड कर लोगे लेकिन पता ही नहीं कि वैल्यू कितनी है तो रिकॉर्ड क्या करोगे? क्या अमाउंट क्या लिखोगे बाजू में? तो इसलिए कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली होना चाहिए। क्लियर? ये अपना है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। उसके बाद कुछ गाइडेंस दिया हुआ है, ठीक है? ये गाइडेंस को अपन लास्ट में पढ़ेंगे। अभी इसको मैं पी करके लिख रहा हूं। पी का मतलब क्या होता है सर? पेंडिंग। इसको मैं चैप्टर के एंड में कवर करूंगा, ठीक है? गाइडेंस को छोड़ दो वो। तो हमने डेफिनेशन देखा, हमने रिकॉग्निशन देखा। अब मैं किसकी बात करूंगा? नाउ आई विल टॉक अबाउट मेजरमेंट। अब मेजरमेंट का दो तरह का बात होता है। अगर आपको चार्ट में दिखाओ तो मेजरमेंट का दो तरह का बात होता है। पहला होता है इनिशियल मेजरमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल मेजरमेंट? डे 1 पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा उसको बोलते हैं इनिशियल मेजरमेंट। कि जब आपने पीपी खरीदा तो आप कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? इनिशियल मेजरमेंट। बराबर क्या? उसके बाद होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, कि एक डे 1 पे तो रिकॉर्ड कर लिया, अब आप एवरी ईयर एंड पे दिखाओगे ना उसको किसी तो वैल्यू पे, तो एवरी ईयर एंड पे अपन कौन से वैल्यू पे दिखाओगे? उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो डे 1 पे कौन से वैल्यू पे दिखाएंगे? इनिशियल मेजरमेंट। एवरी ईयर के एंड पे कौन से वैल्यू पे दिखाएंगे? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। बराबर। तो पहले अपन किसकी बात करेंगे? पहले अपन इनिशियल मेजरमेंट की बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है? कोई भी पीपी खरीदोगे तो इनिशियली आप उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। इनिशियल का मतलब होता है डे 1। डे 1 पे आप कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? डे 1 पे आप उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है? नाउ कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है? जब हम बोलते हैं कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है तो कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है हमको वो देखना है, ठीक है? तो वहां दिया हुआ है। अब असेट एक्वायर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप असेट को परचेस कर सकते हो बाजार से, या फिर आप उसको खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। यू कैन सेल्फ कंस्ट्रक्ट इट, खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो असेट। या फिर आप असेट को एक्सचेंज में एक्वायर कर सकते हो, बार्टर के केस में। जैसे फॉर एग्जांपल अपना एक स्टूडेंट है तन्मय, तो तन्मय को मैंने बोला ये ले मेरा कैलकुलेटर और बदले में तेरा आईफोन मुझे दे दे, एक्सचेंज। यहां मैंने तन्मय को पैसा नहीं दिया, उससे आईफोन लिया और बदले में मैंने कैलकुलेटर दिया, ठीक है? तन्मय बोलता माता खराब है क्या सर, आईफोन के बदले कैलकुलेटर? अरे भाई वो ऐसा कैलकुलेटर है जिसको एग्जाम में से वैसे क्वेश्चन दिखाया ना, ऐसे कैलसी तक क्वेश्चन स्कैन करने का, वो सीधा आंसर देता है। बोलेगा हाँ सर दो दो, ऐसा। तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज में एक्वायर करने का। या फिर आपने कोई एसेट एक्वायर किया बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, आपको गवर्नमेंट से भीख मिली, ये ले फ्री में एसेट, ऐसा। तो गवर्नमेंट ग्रांट में जो एसेट मिलता है आपको, उसका अकाउंटिंग तो गवर्नमेंट ग्रांट के इंडेक्स में कवर्ड है, इंडेक्स 20 में, तो वो यहां डिस्कशन नहीं है। बचते ये 3, ठीक है? अब अपन डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला, व्हाट विल बी द कॉस्ट व्हेन द एसेट इज परचेस्ड? अगर आपने एसेट बाजार से खरीदा है तो उसके कॉस्ट में क्या क्या आता है, एक बार से रीड कर लो, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सबसे पहले आता है परचेस प्राइस, जो भी आप खरीदने के लिए पैसा भर रहे हो उसकी परचेस प्राइस, लेस एनी ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट। अगर आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट मिला है तो वो माइनस कर देना, ठीक है? ठीक है, बोलते हैं मस्त स्कीम है, हमको भी ये चाहिए, मेरे से 2 आईफोन ले लो लेकिन ऐसा कैलकुलेटर दे दो। बताओ, अरे गरीबो खुद पढ़ के पास हो ना, कैलकुलेटर से पास होंगे? जाने दो। तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले अगर आपने असेट परचेस किया है तो उसकी परचेस प्राइस लेस कर देना ट्रेड डिस्काउंट रिबेट। उसके अलावा ऐड करना नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन रिफंडेबल टैक्सेस? ऐसा कोई टैक्स जिसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सपोज आपने असेट पे जीएसटी भरा लेकिन आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलने वाला है, तो इट इज अ रिफंडेबल टैक्स, तो उसको आप ऐड नहीं करोगे कॉस्ट में। लेकिन सपोज आपने कोई इंपोर्ट ड्यूटी भरा, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो आप उसको ऐड करोगे, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ठीक है? आगे, add all the directly attributable expenses. What is the meaning of directly attributable expenses? All expenses which are necessary to bring the asset into use. asset को यूज करने के पहले जितने भी डायरेक्ट वाले खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब आपको कैपिटलाइज करना होता है। सर इसका एग्जांपल, इसमें एग्जांपल दिया हुआ विच इंक्लूड्स, डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है?
इंप्लॉय कॉस्ट, सपोज कोई इंप्लॉय वगैरह इन्वॉल्व थे, असट को क्या बोल, ये एक्चुअली यहाँ रिलेवेंट नहीं होएगा। इंप्लॉय कॉस्ट तब रेलिवेंट है जब आप असट को सेल्फ कंस्ट्रक्ट करोगे, ठीक है। आगे कॉस्ट ऑफ साइट हो गया, डिलीवरी का खर्चा हो गया, इंस्टॉलेशन वाला खर्चा हो गया। उसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, है ना। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग का मतलब क्या, सुनना। सपोज आप जब असट खरीदते हो, या जब आप असट बना रहे हो, खरीदोगे या बनाओगे, तो टेस्टिंग तो करोगे ना। तो टेस्टिंग करने में कभी कभी खर्चा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मुंबई में, मैं मुंबई में रहता हूँ, ठीक है। आप बोलते हो आप मुंबई आ रहे हो, मैं रहता ही मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई में मेट्रो बन रही है ताजा ताजा, दिल्ली वाले बोलेंगे हाँ हाँ चल चल बाप को मत सिखा, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी है, ठीक है। तो लेकिन मुंबई में बन रही है, तो हम बड़े एक्साइटेड रहते रहे, मेट्रो 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 करके बन चुकी है, कोई फेज में काफी जगह बन रही है, ठीक है। तो अब मेट्रो कहीं भी चालू करेंगे तो टेस्टिंग करेंगे ना, कि ऐसे ही बस मेट्रो बन गई तो लोग पटरी पे चढ़े और बोले बैठ के निकलो, टेस्टिंग करेंगे ना मेट्रो की। तो वो जो मेट्रो बनने के बाद जो टेस्टिंग के खर्चे हैं, टेस्टिंग में भी खर्चा लगता है ना, टेस्ट रन करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अभी उसमें पता नहीं क्या जलता है, क्या डलता रहेगा उसके अंदर, कोयला विला कुछ तो डलता रहेगा ना उसके अंदर, वो उसका बिल, जो ड्राइवर है उसका खर्चा, वो सब खर्चे। तो जो टेस्टिंग करने में खर्चा जाता है उसको भी आप कैपिटलाइज करते हो, ठीक है क्या, ये ध्यान रखना। तो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग इज ऑल्सो कैपिटलाइज्ड। लेकिन इसमें एक चीज है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, वो एग्जाम्पल समझने का ट्राई करना कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग को लेकर। कभी कभी क्या होता है, टेस्टिंग करते समय आपने खर्चा किया 1 लाख रुपीज का, टेस्टिंग करते समय आपने खर्चा किया 1 लाख रुपीज का, लेकिन अब सपोज मेट्रो का टेस्ट रन चल रहा था, ठीक है, मेट्रो का टेस्ट रन चल रहा था। तो मेट्रो ने पता है क्या किया, जैसे अपने पास ये है अपने साथ ये आशीष है ना, आशीष। तो आशीष और उसकी गर्लफ्रेंड, तो आशीष एकदम नया निब्बा निब्बी वाला प्यार था उनका, आशीष का भी, है ना, आशीष एकदम नया नया रिलेशनशिप में आया था। तो गवर्नमेंट ने पता क्या अनाउंस किया, कि हम मेट्रो का टेस्ट रन कर रहे हैं, जिसको भी सवारी का मजा लेना है 1 रुपए में पूरी राइड मिलेगी आपको, 1 रुपए में। लेकिन ये टेस्ट रन है, तो अगर आप जान गवा बैठे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो आशीष हो गया एक्साइटेड, बोला वाह मेट्रो में रोमांस, है ना। तो आशीष ने अपनी वो निब्बा निब्बी जो भी है, निब्बी को ऐसे कॉल किया, बोला बीबी गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस की है, मेट्रो की राइड 1 रुपए में, है ना। तो 1 रुपया मेरा, 1 रुपया तेरा, 2 रुपीज पीपल, है ना। तो 2 रुपया देके बढ़िया मेट्रो की राइड लेंगे हम, हाथ में हाथ धर के बैठेंगे, तू मेरी आंखों में देखना, मैं तेरी आंखों में देखूंगा, ऐसे करके उन्होंने बोला हम भी इस राइड का मजा लेंगे। तो अब मुझे बताओ, जब गवर्नमेंट टेस्ट रन कर रहा है, जब गवर्नमेंट टेस्टिंग कर रहा है, तो मैं बोलूं वो टेस्टिंग करते समय ऐसा कुछ इनकम भी कमा रहा है ऐसे निब्बा निब्बी वाले लोगों से, है ना। जिंदगी के पूरे मजे यही ले रहा है, बताओ भाई साहब, है ना। 5 गर्लफ्रेंड को ले जाऊंगा फिर एक एक करके, अरे ये रे, वो बोलता है मैं 5 गर्लफ्रेंड है, 5 को ले जाऊंगा एक एक करके, तो 5 गर्लफ्रेंड और मेरा एक एक 10 रुपए में पूरी घुमाई फिराई हो जाएगी। कैसी बातें करता है आशीष तू, हाँ छोड़ो, एनीवेज। तो है ना, आप समझ रहे हो मेरी बात। गवर्नमेंट जब टेस्टिंग कर रहा है, तो टेस्टिंग करते समय ऐसा निब्बा निब्बियों से कुछ इनकम भी कमा रहा है, तो उसको बोलते हैं टेस्टिंग की इनकम। टेस्टिंग करते समय कुछ इनकम कमाई, ठीक है। सपोज इनकम कमाई 20,000 रुपीज। अब जब आप कैपिटलाइज करोगे, तो आप असट की कॉस्ट में कितना खर्चा कैपिटलाइज करोगे, क्या आप 1 लाख कैपिटलाइज करोगे, या आप नेट एक्सपेंस 80,000 कैपिटलाइज करोगे, बिकॉज 1 लाख में से 20 तो आपने रिसीव कर लिया है। तो स्टैंडर्ड बोलता है आप सिर्फ 80,000 कैपिटलाइज करोगे, मतलब दिस 80,000 विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ असेट, एडेड टू कॉस्ट ऑफ पीपीई। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? डन, ठीक है। मेरे बच्चे दुआ देंगे सर आपको। अबे तू मेट्रो में हाथ पकड़ने की बात थी बे, तू बच्चे पैदा करेगा मेट्रो के अंदर, हाँ बोलते हैं मेरे बच्चे दुआ देंगे, येड़े क्या क्या करेगा मेट्रो में तू, बोलना पड़ेगा आपको। चलो छोड़ो, एनीवेज, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग में नेट खर्चा कैपिटलाइज करने का। उसके अलावा क्या बोला है, प्रोफेशनल फीस है। अब एक अमेंडमेंट, एक क्लैरिफिकेशन है। अब है ना, ये एडिशन 5 वाली किताब में नहीं रहेगी, तो आप कॉपी कर लेना इसको, ठीक है। मैं टाइम दूंगा कॉपी करने का, बट पहले देख लो ये अमेंडमेंट क्या है, बहुत सिंपल है। इस अमेंडमेंट का आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको अमेंडमेंट इजिली समझ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या सुनना, सबसे पहले सपोज आपका टेस्टिंग, अभिषेक बोलता है बोर्ड नोट्स पे लिख दो। अबे तू खुद लिखना, सब मैं लिख के दूं क्या? सुनना,
सपोज आपका टेस्टिंग एक्सपेंस 1 लाख हुआ, ठीक है, और निब्बा निब्बियों के ब्लेसिंग से आपकी टेस्टिंग की इनकम 1.3 लाख रुपीज हो गई, तो आपका एक्सपेंस कम है, इनकम ज्यादा है। तो ये जो 30,000 की आपकी इनकम है, अब इस इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस में डाले या अभी भी कॉस्ट से ही एडजस्ट करना है। तो बोलता है ये जो एक्सेस आपकी इनकम है, इसको भी आप पीपीई के कॉस्ट से ही एडजस्ट करोगे। लेकिन इनकम को एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे जब कोई खर्चा होता है तो कॉस्ट में ऐड होता है, तो जो कोई इनकम होती है वो कॉस्ट से डिडक्ट होती है। जब एक्स्ट्रा इनकम है तो इट विल गेट डिडक्टेड फ्रॉम दी कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट जो बोलना है बोल दो, ठीक है। दो क्या बोलता है, द एक्सेस ऑफ नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ आइटम्स परचेस्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग विल नॉट बी क्रेडिटेड टू पीएनएल, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो अगर इनकम ज्यादा है तो ये कॉस्ट से एडजस्ट करना है। मुझे लगता है इस एडजस्टमेंट को वो किसी ना किसी क्वेश्चन में डाल सकते हैं। तो अब मैं मौका दे रहा हूं, रिकॉर्ड वाले पॉज कर लो, लाइव वाले उसको भी लिखेंगे बराबर, ये अमेंडमेंट के साथ और एग्जांपल के साथ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो लिख लिया, डन। लागा चुनरी में दाग, छुपाऊ कैसे, लागा चुनरी में दाग। चलो एनीवेज, तो ये हमने क्या डिस्कस किया कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस में क्या क्या आना चाहिए है, ठीक है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस में क्या क्या आना चाहिए, तो ये एक बार रीड कर लेने का बस हो जाता है काम अपना। उसके अलावा क्या क्या चीजें नहीं आएगी वो बताया हुआ है। इनॉग्रेशन एक्सपेंस, सपोज आप कोई नया असेट खरीदे तो आपने राहुल गांधी जी को बुलाया और बोला आके रिबन काटो, बराबर। तो राहुल गांधी जी को बुलाने का खर्चा कभी कैपिटलाइज करोगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट, बराबर। क्या अच्छा, मैंने बोला लागा चुन्नी में दाग, छुपाओ कैसे बोलते? सर्फ एक्सेल से। तुम्हारे मार्कशीट को भी तुम सर्फ एक्सेल से धोना। जब तुमको दिखेगा ना कुछ 39, 59, 39, 59, तो धो धो के सर्फ एक्सेल से वो मार्क्स को चेंज करके ऐसा लिख लेना अपने खुद से बनाकर, सर्फ एक्सेल से धोना। आए बड़े सुनना क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। इनॉग्रेशन एक्सपेंस इंक्लूड मत करना, राहुल गांधी जी को बुलाया रिबन काटने, डू नॉट इंक्लूड। एडवर्टाइजमेंट डू नॉट इंक्लूड, प्रमोशन नहीं, ट्रेनिंग कॉस्ट भी नहीं, एडमिन भी नहीं, ओवरहेड्स भी नहीं, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस भी नहीं। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एंटिटी ऑपरेशन, सपोज आपने मशीन खरीदा, उसके लिए आपने काफी इंप्लॉयज को दूसरे साइड पे ट्रांसफर किया, वो इंप्लॉय को जो ट्रांसफर करने का खर्चा है वो भी नहीं आएगा। उसके अलावा अब ये वाला पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्या है इसके अंदर सुन लो, सपोज आपके पास एक लैंड पड़ी थी, ठीक है, आइडल पड़ी थी। अब आपने सोचा कि 2 इयर्स के बाद इसमें बिल्डिंग बनाऊंगा। अब बिल्डिंग का काम आपने शुरू नहीं किया, तो आपने इस आइडल लैंड को क्या किया, आपने देखा रहेगा तो काफी कंस्ट्रक्शन साइट्स में उसको कार पार्किंग की तरह यूज कर लेते हैं और उससे कुछ इनकम कमा लेते हैं, बराबर। अब ये जो इनकम है कार पार्किंग की, ये कोई टेस्टिंग करते समय आपकी इनकम नहीं आ रही है, ये आपने आइडल लैंड को रखा और उससे इनकम कमा ली, बराबर। तो दिस इज नॉट अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इनकम या एक्सपेंस। तो ऐसे केस में इस कार पार्किंग को यूज करेगा जो भी इनकम है या जो भी एक्सपेंस है, मतलब खर्चा भी लगेगा, एक आदमी वगैरह को रखेंगे, वो सब जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। उसको आप असेट की कॉस्ट से एडजस्ट मत करना, ठीक है। क्या बोलते हो सर मार्क्स से मजाक मत किया करो, मैं तो करूंगा एनीवेज। तो बस यही बोलता है कि कार पार्किंग के समय जो भी इनकम आई that will be transferred to profit and loss. The income and related expense of using under construction PP, for example use as car parking site, should be recognized in the income statement. और अगर कैश डिस्काउंट भी रहेगा तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सिंपल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है यहां तक? परफेक्ट। तो मेरे असेट की कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है, परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ऑल द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ये आपने देख लिया, ठीक है। उसके अलावा एक और खर्चा है, उसको बोलते हैं डीकमिशनिंग का कॉस्ट। अब ये डीकमिशनिंग का मतलब क्या अपन समझने का ट्राई करते हैं, इसको लेकर, ये डीकमिशनिंग वाले पार्ट को लेकर मैं आपको नोटबुक में लिखाऊंगा बढ़िया बढ़िया एग्जांपल, ठीक है। नोटबुक में आई विल मेक यू राइट अ गुड एग्जांपल। सुनना, इधर मेरा बेरर प्लांट का एग्जांपल था, इधर नीचे लिखेंगे। सबसे पहले डीकमिशनिंग होता क्या, अपन वो समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकमिशनिंग, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज मेरे पास है ना एक ऐसा असेट था विच इज यूज्ड फॉर मिनरल एक्सट्रैक्शन। मेरे पास एक मशीन थी, ठीक है, विच इज यूज फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ग्राउंड। तो गवर्नमेंट ने मुझे क्या दिया, गवर्नमेंट ने मुझे एक साइट दिया और बोला ये साइट में आप 10 साल तक काम करके ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, उस साइट पे अपनी मशीन को गाड़ दूंगा। मैंने अपनी मशीन ऐसे इंस्टॉल कर दी वो साइट के अंदर, मतलब जमीन में गड़ती है वो मशीन,
ठीक है। तो ऐसे जमीन में मैंने इंस्टॉल कर दिया उसको, ऐसे विजुअलाइज करो, मशीन है जमीन में डाल दिया, और गवर्नमेंट ने बोला 10 साल तक आप यहां से ऑयल निकाल सकते हो, तेल का कुआं था, तेल निकाल सकते हो भाई यहां से। लेकिन गवर्नमेंट ने एक कंडीशन रखी, गवर्नमेंट ने बोला जब आपका 10 साल कंप्लीट हो जाएगा तो इस साइट को आपको रिस्टोर करके देना पड़ेगा, बराबर, आफ्टर 10 ईयर्स। अगर आप ये रिस्टोर करने का प्रॉमिस करते हो तो ही आप मशीन को आज गाड़ना और यूज करना, वरना आप मशीन को गाड़ के यूज नहीं कर सकते, बराबर। तो साइट रिस्टोर करने पे कुछ ना कुछ एक्सपेंस आता है, इस एक्सपेंस को बोलते हैं डीकमिशनिंग, डिसमेंटलिंग या साइट रिस्टोरेशन का खर्चा। डीकमिशनिंग, डिसमेंटलिंग या साइट रिस्टोरेशन का खर्चा, बराबर क्या? डीकमिशनिंग, डिसमेंटलिंग या साइट रिस्टोरेशन वाला खर्चा। अब ऐसे खर्चे को हमको क्या करना होता है? सबसे पहली बात, ये खर्चा क्या हमको आज इंकर करना है या 10 साल के बाद इंकर करना है? इसको हमको 10 साल के बाद इंकर करना है, क्योंकि साइट रिस्टोरेशन वाला खर्चा अराइज 10 साल के बाद होने वाला है। बट द प्रॉब्लम इज दिस अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस? द आंसर इज यस, दिस इज अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, बराबर। तो इसको कैपिटलाइज तो करना होता है, इसको क्या करना होता है? कैपिटलाइज तो करना होता है एसेट की कॉस्ट में। बट द मेन प्रॉब्लम हियर इज आपको ये खर्चा आज इंकर करना ही नहीं है, आपको ये खर्चा इंकर करना है 10 साल के बाद, बराबर। तो क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैपिटलाइज होगा क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस से कैपिटलाइज होगा। लेकिन द मेन क्वेश्चन हियर इज कौन से वैल्यू पे कैपिटलाइज होगा? तो इसको आपने नॉर्मल अपन फाइनेंस में सीखते हैं कि कोई भी खर्चा अगर आप कुछ सालों के बाद इंकर करोगे तो आज के टर्म्स में अगर वो आपको अमाउंट चाहिए तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता है, बराबर, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसका कितना खर्चा कैपिटलाइज करोगे, जो भी वो खर्चे का प्रेजेंट वैल्यू है उतना आप कैपिटलाइज करोगे। अब इसी चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। बट डीकमिशनिंग को लेकर आप कुछ लिख लेना, ये एक ऐसा खर्चा है विच इज इंकर्ड आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, बराबर, टू यूज द असेट। असेट को यूज करने के लिए ये बाद में खर्चा इंकर करना ही पड़ेगा। तो ये बन जाता है आपके लिए एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, बराबर, दिस बिकम्स अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस। आपको समझा ये खर्चा क्या है? दिस इज अ डीकमिशनिंग का खर्चा, ओके। डीकमिशनिंग का मतलब समझा ना? परफेक्ट। तो अब अपन इसको एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल लिख के देता हूं। सपोज हमने एक असेट परचेज किया, एग्जांपल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। असेट परचेज्ड फॉर ₹10 lakhs। डीकमिशनिंग आपको 5 साल के बाद इंकर करना है, एग्जांपल, और कितना इंकर करना है? 5 साल के बाद 5 लाख रुपीज इंकर करना है, और डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका लेट्स से 10% है। तो अब मेरे एसेट की कॉस्ट में क्या क्या आएगा? ये 10 लाख तो आएगा, लेकिन ये जो डीकमिशनिंग है इसका 5 लाख भी आएगा, लेकिन पूरा 5 नहीं आएगा, ये 5 लाख का आज का प्रेजेंट वैल्यू आएगा, बिकॉज मुझे एसेट की कॉस्ट डे 1 पे चाहिए होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं जब सोल्यूशन बनाऊंगा तो मैं कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा, सबसे पहले आपसे पूछूंगा मेरे डे 1 की पीपीई की कॉस्ट कितनी होगी? तो इट विल बी 10 lakhs प्लस, और कितना होगा? मेरा जो 5 lakhs है उसका प्रेजेंट वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं? 5 lakhs डिवाइड बाय 1.10 रेज टू 5। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने तो आनी चाहिए भाई, इतने कैलकुलेट से तो नहीं अपन। डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4 5, तो इट कम्स टू 310461 ले लेते हैं, 310461। ये आपकी आ जाती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग। इसको आप क्या किया? इसको आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड किया, तो आपकी एसेट की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 310461। ये हो गई आपकी एसेट की टोटल कॉस्ट। अब आपका मेन सवाल ये आता है कि सर जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे डे 1 पे? व्हाट एंट्री विल बी पास्ड ऑन डे 1? ठीक है, तो इट विल बी पीपीई अकाउंट डेबिट। सबसे पहले आपने एसेट खरीदा है, डेबिट कितने पे करना है? 1310,461। टू क्या करेंगे? टू कैश बैंक अकाउंट। पैसा आज कितना भरा है? आज तो आपने 10 लाख रुपया ही भरा है, और बाकी क्योंकि एक ऐसा अमाउंट है जो बाद में इंकर करना है लेकिन बुक तो आज किया है, तो उसका अपन आज प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो हम कहते हैं टू
प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग कितना आएगा 310,461। तो इसको अपन ने कौन से वैल्यू पे बुक किया, एट प्रेजेंट वैल्यू बुक किया है। सिंपल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये अपन ने डे 1 पे एंट्री पास करी है। क्लियर है क्या? ठीक है। अब है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रोविजन भले ही अपन ने 310,461 का बुक किया है, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, ये दिल जो तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम सबके सब सिंगल मरे पड़े हो, ये दिल पे हाथ रख के पूछो, प्रोविजन भले इतने का बुक किया है, लेकिन 5 साल के बाद पेमेंट कितना करना है? क्या 5 साल के बाद पेमेंट 3,10,461 का करना है, या 5 साल के बाद पेमेंट 5 लाख रुपए का करना है? सो दिल पे हाथ रख के बताओ, ये दिल जो तुम्हारे पास, ये जो तुम्हारे सिंगल तड़प है, अकेले सिंगल मर रहे हो तुम लोग, वही वाला दिल, ठीक है? बताओ कितना इंकर करेंगे 5 साल के बाद पेमेंट में? पेमेंट इतना करना है कि पेमेंट 5 लाख रुपीज करना है आफ्टर 5 ईयर्स। परफेक्ट आंसर सर। 5 साल के बाद तो 5 लाख का पेमेंट करना है ना, लेकिन हमने बुक तो इतना ही किया है, अब कैसे करेंगे सर? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने जो प्रोविजन बुक किया है वो प्रेजेंट वैल्यू पे बुक किया है डे 1 पे, दैट इज 310,461, लेकिन जो आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है, परफेक्ट आंसर। वेरी गुड अब्दुल, कृतिका, शिवानी, नील, वेरी गुड प्रणय, सही है, ठीक है। तो सुनना, तुमको फ्यूचर पेमेंट 5 साल के बाद कितना करना है? तुमको फ्यूचर पेमेंट 5 साल के बाद करना है 5 लाख रुपए का, ठीक है? तो अब जो आपके प्रेजेंट वैल्यू से जब आप फ्यूचर वैल्यू पे आगे बढ़ोगे, जब आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे आगे बढ़ोगे, तो उसको उस चीज को बोलते हैं हम अनवाइंडिंग। जब आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे बढ़ोगे तो उसको हम कहते हैं अनवाइंडिंग। आपको आपके प्रोविजन को ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, आपको आपके प्रोविजन को ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स 5 साल तक लेकर जाना पड़ेगा, तो उसको हम कहेंगे अनवाइंडिंग। अब ये अनवाइंडिंग होती कैसे, सिखाता हूं मैं आपको। अनवाइंडिंग का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू को जब आप फ्यूचर वैल्यू पे ले जाते हैं उसको कहते हैं अनवाइंडिंग, ठीक है? तो मैं आपको वर्किंग नोट से समझाता हूं अनवाइंडिंग होती कैसे। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है? अनवाइंडिंग ऑफ प्रोविजन बहुत सिंपल है, देख लो कैसा होता है। सबसे पहले ईयर 1 बताओ ओपनिंग कितना था, तो आप बोलोगे 310,461। इंटरेस्ट रेट क्या था? 10%, बराबर। तो इंटरेस्ट निकालोगे 10%, तो 310,46 आएगा। क्लोजिंग निकालो, ऐड कर दो दोनों को ऐड कर दो, तो 341,507। सेकेंड ईयर 341,507। अगेन अब इस अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालो 10%, तो आएगा 34151। टोटल निकालो, इट विल बी 375658। थर्ड ईयर 375658, इसका 10% निकालो 37566। टोटल मारो 413223, बराबर। फिर आएगा फोर्थ ईयर 413223, इस पे आप 10% लगाओ तो 41,322। टोटल मारो 454545। फिफ्थ ईयर में 454545, 10% निकालो 45,455। टोटल आएगा 5 लाख रुपया। आप अगर नोटिस करोगे तो जब आप इसी को बोलते हैं अनवाइंडिंग। ये अपन ने क्या किया, ये जो इंटरेस्ट इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग करना। अब कुछ नहीं, आपको ये इंटरेस्ट की हर साल एंट्री मारनी होती है। आपको इस इंटरेस्ट की हर साल क्या मारनी होती है? एंट्री मारनी होती है। अब मैं आपको एंट्री मार के दिखाता हूं, आई होप सबको समझता है ये वाला पार्ट। अब जनरल एंट्री देखो, डे 1 की तो मार चुके थे अपन। ईयर 1 के एंड पे आपकी एंट्री क्या आएगी? ये इंटरेस्ट एक एक्सपेंस की तरह होता है आपके लिए, ठीक है? देखो आप ऐसा समझ लो, आपको लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है, प्रोविजन को इंक्रीज करना है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमेशा क्रेडिट होती है, पता है ना ये बेसिक चीज। असेट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या रहेगी? तो अपन बोलेंगे हमको लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो हम बोलेंगे टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। और डेबिट हम क्या करेंगे? डेबिट हम करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। बराबर। ये आप एंट्री 5 साल तक मारोगे, तो फर्स्ट ईयर में आपका अमाउंट क्या रहेगा? 31046, 31046। अब ये एंट्री जो है आप हर साल मारोगे, ईयर 2 के एंड पे, ईयर थर्ड ईयर के एंड पे, फोर्थ ईयर के एंड पे,
और 5th ईयर के एंड पे आप ये एंट्री मारोगे, तो ये एंट्री मार, ऑफकोर्स अमाउंट विल चेंज, अमाउंट विल बी दिस 34151, ऐसा सेकेंड ईयर में लिखता हूँ 34151, फिर 37566, ऐसा अमाउंट होता हुआ चलेगा, फिर 41332 और 45455, ये आपका हर साल का अमाउंट रहेगा। इंटरेस्ट टू प्रोविजन, इंटरेस्ट टू प्रोविजन, इंटरेस्ट टू प्रोविजन, मतलब ये अनवाइंडिंग का इंपैक्ट आपके कॉस्ट में नहीं आ रहा है, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हो, सिंपल। ठीक है, कॉस्ट में हम सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं। क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है, मैं ज्यादा एकदम डिटेल्ड लॉजिक्स में नहीं घुस रहा हूं, ठीक है, मैं चाहूँ तो बता दूं, लेकिन वो फिर 10-15 मिनट अपना एक्स्ट्रा खाएगा, तो अपने को जहां जहां टाइम बचेगा अपन बचा पाएंगे उसको उधर। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, क्लियर है वाला पार्ट? तो अपन ये एंट्री मारेंगे और लास्ट में जाके अल्टीमेटली जब अपन ने इतने सारे एंट्री मारी है तो अपना प्रोविजन 5 लाख तक पहुंच चुका है, अपने को यहीं से दिख रहा है प्रोविजन 5 लाख तक पहुंच चुका है। तो 5th ईयर के एंड पे अपन एक और एंट्री मारेंगे, प्रोविजन टू कैश बैंक 5 लाख 5 लाख। मैं बोला आपने अल्टीमेटली पे कर दिया उसको, डीकमिशनिंग वाले वैल्यू को। अरे इज दिस डन? नो, फटाफट से कॉपी कर लो। डन। तो इसका मतलब मैंने डीकमिशनिंग वाले पार्ट से क्या सीखा? मैंने डीकमिशनिंग वाले पार्ट से 2 चीजें सीखी। हाउ मेनी थिंग्स आई लर्नड? आई लर्नड 2 थिंग्स, बराबर। सबसे पहला मैंने क्या सीखा? सबसे पहला मैंने सीखा कि अगर कोई भी डीकमिशनिंग की बातें आती है तो उसको आप डे 1 की कॉस्ट पे कौन से वैल्यू पे ऐड करोगे? प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड करोगे। सेकंड, क्योंकि आपने प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड किया लेकिन पेमेंट तो 5 लाख करना है, तो एवरी ईयर के एंड पे क्या करना है आपको? अनवाइंडिंग करना है, बस, सिंपल, दैट्स इट। अनवाइंडिंग एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट टू प्रोविजन, हर साल एंट्री मारना, लास्ट में जाके पे ऑफ कर देना। इतना डिटेल्ड एग्जांपल आपको मॉड्यूल के अंदर नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने आपको दिया हुआ है, एज सिंपल एज दैट। कैन आई प्रोसीड फर्दर? यस और नो, जल्दी से मेरे को बता दो फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं। आप सबको चीजें समझ में आती है क्या? ओके, डन एंड डस्टेड। आ जाओ बाहर, बाहर आ जाओ फटाफट से। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे अगर आपने एसेट परचेज किया है तो क्या क्या होगा। तो वो बोलता है ये 4 चीजें होगी, परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल टैक्स, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंस और डीकमिशनिंग का एट प्रेजेंट वैल्यू हम लेते हैं, सिंपल। ठीक है, वो क्या बोला था? परचेज वाले केस में रिफर नोट नंबर 1 एंड 2, है ना। तो अपन ने नोट 1 तो रिफर कर लिया, अब एक बार नोट 2 रिफर कर लेते हैं। ठीक है, नोट 2 इज व्हाट? नोट 2 इज डिफर्ड कंसिडरेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मैं आपको इसका इधर ही एग्जांपल दे रहा हूं, आप जिसके पास किताब नहीं है वो नोटबुक में लिख लेना। सुनना एग्जांपल क्या डिफर्ड कंसिडरेशन का। मैं ना, क्या बोलते हैं, मेरे पास है ना बहुत पैसा आ गया सपोज, ठीक है, पूरे मैंने ना बहुत सारे पैसे कमाए, तो मैं ना क्रोमा में गया। पता है क्रोमा एक शॉप है जिधर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिलते हैं, लैपटॉप मोबाइल वगैरह मिलता है, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल वगैरह ऐसा। तो मैं गया क्रोमा में, ठीक है। तो क्रोमा में मेरे को मिला वहाँ का मैनेजर, जैसे वहाँ अपना मैनेजर था पंकज, ठीक है, तो नाम पंकज। तो मैंने देखा पंकज, पंकज बोलते अरे सर आप। मैंने बोला हाँ। तो पंकज बोला सर क्या दिखाऊं आपको? मैंने बोला पंकज कुछ बढ़िया दिखा। तो पंकज एकदम खुश, हाँ सर बढ़िया दिखाओ। मैं बोला ए लैपटॉप की बात कर रहा हूं मैं। तो पंकज ने बोला अच्छा अच्छा सर, हाँ 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 लैपटॉप की बात कर, लैपटॉप 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 अच्छा दिखाओ सर, ठीक है। तो मैंने पंकज को बोला बढ़िया लैपटॉप दिखा। तो पंकज मेरे को बोलता है सर कौन सा दिखाऊं? मैंने बोला महंगे से महंगा लैपटॉप दिखा। तो पंकज बोलता है सर महंगे से महंगा, आपके पास पैसे है इतने? मैंने बोला ओ पैसे का कमी नहीं है, महंगे से महंगा लैपटॉप दिखाया जाए, ठीक है। तो फिर है ना, समझे? तो फिर पंकज आया मेरे पास लैपटॉप लेकर, एसस का, बोलता है सर 90,000 ओनली। मैंने बोला ये ओनली है, महंगा दिखा ना कुछ। तो फिर वो एचपी का लैपटॉप लेकर आया, एचपी का लैपटॉप लाया और बोलता है सर ओनली 1,20,000। मैंने बोला है और महंगा दिखाओ। तो वो फिर वो मैकबुक लेकर आया और बोला 2 लाख रुपए का है सर मैकबुक। मैंने बोला ये हुई ना बात, ठीक है। तो पंकज ने मेरे लिए मैकबुक पैक किया और बोला ये रहा सर आपका मैकबुक। तो मैंने बोला ओके, कितने का था मैकबुक? मैकबुक का प्राइस वॉज ₹2 लाख, ठीक है। तो उसने मेरे लिए मैकबुक पैक किया और मैं जाने लग गया। मैंने बोला बाय बाय पंकज, बाय बाय पंकज। तो यू नो पंकज ने 2 कदम मेरे को चलने दिया और ऐसे मेरा हाथ थाम लिया, बोला आकाश रुक, है ना। पंकज ने मुझे 2 कदम चलने दिया और ऐसे मेरा हाथ थाम लिया, बोला ए आकाश रुक। बताओ उसने मुझे क्यों रुकाया? बताओ क्यों रुकाया? सर 500 करोड़ का लोन लिया था, पैसा तो आपके पास हो गई। अरे मेरा सवाल सुनो ना। वो उसने बोला रुक, हाथ थाम लिया मेरा ऐसे, बोला रुक। ए किरण, किरण, बताओ क्यों क्यों रुकाया उसने मुझे?
बोलता है कोजी मोमेंट हो गया। अरे मैं जवाब दो ना मेरे को। हाँ, राजपूत सूरज ने मेरे को एकदम करेक्ट कहा। बोलता है सर पैसा कौन देगा? तो पंकज ने मुझे ऐसे पकड़ा, मैंने भी उसको देखा, तो मैंने बोला पंकज क्या हुआ? तो पंकज बोलता है ओ रोमांटिक मत हो सर। मैं बोला रोमांटिक नहीं हो रहा। मैं बोला हाथ क्यों पकड़ा? तो पंकज बोलता है पैसा कौन देगा? हाँ, तुम्हारे पिताजी पैसा देगा क्या? मैंने बोला अरे मैं उसको हंस के बोला अरे मैं भी कितना क्यूट हूं, पैसा देना ही भूल गया। तो पंकज बोलता है हाँ हाँ क्यूटनेस ठीक है सर, पैसा दो। तो मैंने पंकज को बोला पैसा तो आज नहीं है, पैसा दूंगा आफ्टर 1 ईयर। तो पंकज बोलता है जब जेब में पैसा था नहीं तो इतना होशियारी क्यों मारा? ये 2 लाख का लैपटॉप दिखाए, महंगा दिखाए, ये दिखाए वो दिखाओ। तो है ना, मैंने बोला अरे सॉरी ना पंकज, सॉरी ना पंकु, है ना, ऐसा बोला मैंने, सॉरी ना पंकु, ठीक है। तो पंकज वहां पिघल गया। पंकज वैसे सख्त लौंडा है, पंकज इज सख्त, बट वहां वो पिघल गया। तो पंकज बोलता है कि चलो सर 1 साल के बाद दोगे ना तो 2 लाख में नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 2.2 लाख देना पड़ेगा। मैंने बोला ओके पंकु, ठीक है। ऐसा ओके पंकु बोल के मैं जाने लग गया उधर, ठीक है। तो ओके पंकु बोल के आई स्टार्टेड वॉकिंग। अब द क्वेश्चन इज, ये जो एक्स्ट्रा 20,000 मांगा, जो एक्स्ट्रा 20,000 पंकज ने मेरे से मांगा, दैट एक्स्ट्रा 20,000 क्या है? वो एक्स्ट्रा 20,000 क्या है? अच्छा पंकु हंसते क्या हो रहे पंकु पे बेचारे पे, बताओ एक्स्ट्रा 20,000 क्या है? ऑफ कोर्स इट इज इंटरेस्ट। पंकज ने एक्स्ट्रा 20,000 मेरे से इंटरेस्ट के लिए मांगा है, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज, जब हम मैकबुक को रिकॉर्ड करेंगे तो मैकबुक जो पीपी है उसकी कॉस्ट क्या मानेंगे? 2 लाख मानेंगे या 2.2 लाख मानेंगे? तो स्टैंडर्ड बोलता है इसकी कॉस्ट आप 2 लाख ही मानोगे, बराबर। क्यों? वो जो एक्स्ट्रा 20 भर रहे हो वो आप असट के लिए नहीं भर रहे हो, वो आप इंटरेस्ट के तौर पे भर रहे हो। जो एक्स्ट्रा 20 है इट विल बी बुक्ड इन 1 ईयर एज इंटरेस्ट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इंटरेस्ट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस, इसको आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सिंपल। तो डिफर्ड कंसिडरेशन का मतलब क्या है? जब आप कंसिडरेशन पे ना डिफर करते हो, पे करना डिफर कर रहे हो, व्हेन यू आर डिफरिंग द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो उस केस में जो आप एक्सेस पे कर रहे हो उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम इंटरेस्ट मानेंगे। सिंपल, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो आप असेट को 2 लाख के ऊपर रिकॉर्ड करोगे। क्लियर है वाला पार्ट क्या? और भाई मेरे को क्यूट नहीं बोलने का, क्यूट का लफड़ा है भाई। मैंने आपको पता नहीं है कि वो स्टोरी वोरी पता है कि नहीं? मेरा एक स्टोरी है, जो मेरी सिस्टर है जो दिल्ली में रहती थी, तो वो मुझे बोलती थी भैया आप बहुत क्यूट हो, भैया बहुत क्यूट हो। तो मैं बोला ये तुम लोग मेरे को बार बार चिढ़ाते क्यों ऐसा? तो दिल्ली में कोडवर्ड है, क्यूट का मतलब सी वाली गाली और बहुत क्यूट का मतलब बीसी वाली गाली, ऐसा। तो मेरे को उन लोग ऐसा बोलते, मैं कुछ भी हरकतें करता था ना ऐसे बोलते थे भैया आप तो बहुत क्यूट हो। मैं बोला भाई ये क्या कर रहे हो, मेरी बहन मुझे गाली दे रही है। मैं बोला ये क्या है, जाने दो। तो वो क्यूट, बहुत क्यूट, तो इसलिए क्यूट नहीं बोलने का पहले बता रहा मैं तुम लोग को, ठीक है क्या? हाँ, जो बोलना है बोलो, क्यूट नहीं बोलने का आकाश कंदोई को, ठीक है। हाँ, तो क्यूट नहीं बोलने का, क्यूट नहीं बोलने का। चलो एनीवेज, क्लियर है वाला पार्ट। तो अपन ने ये कौन सा पार्ट कंप्लीट किया? वी कंप्लीटेड अगर आपने असेट परचेज किया तो क्या होता है। सेकेंड पार्ट इज व्हाट इफ द असेट इज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। अगर आप असेट सेल्फ कंस्ट्रक्ट करोगे, खुद मैन्युफैक्चर करो तो क्या होगा? तो उस केस में कॉस्ट क्या होगी? बोलता है सेम प्रिंसिपल एज परचेज असेट। जो अपन ने पॉइंटर्स परचेज के लिए डिस्कस किए एग्जैक्टली सेम एप्लीकेबल है व्हेन द असेट इज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है, दैट इज बोरिंग कॉस्ट एज पर इंड एस 23। अब ऑफकोर्स मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इंड एस 23 के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो मैं इसको अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इसको अपन इंड एस 23 में डिस्कस करेंगे। बट जिसको थोड़ा बहुत पता है, जिसको एएस के बारे में पता है, एएस में तो आपको पता है जब भी आप क्वालिफाइंग असेट पे इंटरेस्ट भरते हो तो वो वाला इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, वो वाला इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है ना। तो वो बोलता है अगर आपने असेट कंस्ट्रक्ट किया है तो वो क्वालिफाइंग असेट हो सकता है, तो उसका इंटरेस्ट शायद आप कैपिटलाइज करोगे। बट हम फिलहाल मान लेते हैं कि अपने को आइडिया नहीं है बोरिंग कॉस्ट के बारे में, तो आप छोड़ भी सकते हो इसको फिलहाल, ठीक है। वी विल डिस्कस इन इंड एस 23। क्लियर है वाला पार्ट? ओके। द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इफ द असेट इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ एक्सचेंज। अब ये एक्सचेंज वाला पार्ट पढ़ने के पहले अपन एक छोटा 5 मिनट का ब्रीदर लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रीदर। मैं जरा पानी वानी का बोतल भर के आता हूं, मेरा पानी खत्म हो गया था, ठीक है। सो आई विल बी बैक इन अ कपल ऑफ मिनट्स। एक 5 मिनट्स में अपन रिज्यूम करते हैं, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते, लेट्स रिज्यूम। अपन अभी कौन सा पॉइंट पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे ये वाला पॉइंट, दैट वाज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड वाला, वो हो गया अपना। अब अपन आएंगे इस पॉइंट के ऊपर,
व्हाट इफ द एसेट इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ एक्सचेंज, अगर आपने एसेट को एक्सचेंज में एक्वायर कर दो क्या होगा? मैंने एक्सचेंज का आपको एग्जांपल दिया था, याद है? आईफोन लिया, कैलकुलेटर दिया, वो वाला सीन, वो वाला अपन एग्जांपल लिख लेते। चलो आ जाओ, तो मैं एक्सचेंज को लेकर भी बोल दूंगा भाई साहब, नोटबुक में रिफर करो भाई साहब, एक के है भाई साहब। तुमको पता है आकाश कंदोई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू यू नो व्हाट इज आकाश कंदोई नोन इन इंग्लिश? बताओ, आकाश कंदोई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैं बताऊं? आकाश कंदोई। मेरे को तो मजा आया। ठीक है, जाने दो, चलो अब लिखो। अपन बात कर रहे एक्सचेंज ऑफ असेट्स की, ठीक है? उसमें अपन एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, सुनना। सपोज एक कंपनी है एके लिमिटेड, ठीक है? अब इसने क्या एक्वायर किया वो देख लो। इसने जो असेट एक्वायर किया, मतलब जो इसके लिए अंदर आ रहा है वो असेट, दैट इज आईफोन। इसने आईफोन 14 एक्वायर किया, ठीक है? और जो असेट बाहर जा रहा है, अच्छा आईफोन 14 की फेयर वैल्यू कितनी है बाजार में? फेयर वैल्यू इज 1 लाख, ठीक है? और असेट गिवन अप, दैट इज आउटगोइंग असेट। असेट गिवन अप इज कैलकुलेटर। बदले में इसने क्या दिया? बदले में दिया कैलकुलेटर, ठीक है? आप बोलोगे है कैलकुलेटर दिया? मैंने बताया नहीं, वो कैलकुलेटर है जिसको बस क्वेश्चन दिखाओ आंसर निकाल के देगा। तो इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? इसकी फेयर वैल्यू 90,000। लेकिन क्योंकि ये असेट हम दे रहे हैं तो हमको इसकी कैरिंग अमाउंट पता है। वी नो द कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस। कैरिंग अमाउंट मतलब हमारे बुक्स में कौन से वैल्यू पे है, उसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। तो इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? इसकी कैरिंग अमाउंट इज 60,000। इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? इट इज 60,000। अब द क्वेश्चन इज लेट्स, अब द पॉइंट इज लेट्स पास सम जर्नल एंट्रीज फॉर दिस, ठीक है? अब इसकी एंट्री क्या रहेगी वो अपन समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले आकाश कंदोई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, तो आकाश कंदोई के लिए असेट कौन सा अंदर आ रहा है? तो आप बोलोगे सर आईफोन 14 अंदर आ रहा है, तो आप बोलोगे आईफोन 14 अकाउंट डेबिट, ठीक है? 2 असेट बाहर कौन सा जा रहा है? बाहर जा रहा है कैलकुलेटर, तो बोलेगा 2 कैलकुलेटर अकाउंट, ठीक है? अब एक आपको थंब रूल याद होना चाहिए, बाहर जाने वाली चीज इस दुनिया में हमेशा कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाएगी भाई साहब, राइट? तो बाहर जाने वाली चीज हमेशा कौन से वैल्यू पे बाहर जाएगी? बाहर जाने वाली चीज हमेशा कैरिंग अमाउंट के ऊपर बाहर जाएगी, बराबर? तो कैलकुलेटर का कैरिंग अमाउंट पता है अपने को? यस। तो कैलकुलेटर वाला कैरिंग अमाउंट क्या है? कैरिंग अमाउंट ऑफ कैलकुलेटर इज 60,000 रुपीज, ओके? बाहर जाने वाला कैरिंग अमाउंट पे जाएगा, परफेक्ट संकेत। अब द क्वेश्चन इज, हम आईफोन 14 जो इनकमिंग एसेट है उसको कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? तो इस इनकमिंग एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए काफी सारे प्रेफरेंसेस दिए गए स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है? तो मैं बताऊंगा क्या क्या प्रेफरेंसेस है। सबसे पहला प्रेफरेंस, स्टैंडर्ड बोलता है फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देने का? तो इट विल बी गिवन टू फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी। अगर आपने गिवन अप में कोई पैसा भी दिया है तो वो भी कंसिडर करना। अपन ने यहां कैश का बात ही नहीं किया, छोड़ दो। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो अपन लेते फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड, और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो थर्ड प्रेफरेंस आप लोगे कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप प्लस, अगर दिया आपने कोई कैश वगैरह दिया तो वो भी ले लेना, प्लस कैश पेड इफ एनी, बराबर? क्या ध्यान रखना। तो ये है आपके 3 प्रेफरेंसेस। पहला प्रेफरेंस आप किसको दोगे? पहला प्रेफरेंस आप दोगे फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी। गिवन अप का फेयर वैल्यू नहीं है तो एक्वायर्ड का फेयर वैल्यू, ये नहीं है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। अब ये प्रेफरेंसेस किस चीज के लिए? इनकमिंग असेट के लिए कि आउटगोइंग असेट के लिए? जो असेट अंदर आ रहा है ना उसको रिकॉर्ड करने के लिए है। तो आपका असेट अंदर कौन सा आ रहा है? आईफोन 14। तो पहला प्रेफरेंस क्या है? गिवन अप का फेयर वैल्यू। गिवन अप वॉज कैलकुलेटर। क्या कैलकुलेटर का फेयर वैल्यू आपके पास है? यस 90, तो आप इसको 90,000 पर रिकॉर्ड करोगे। सर व्हाट अबाउट द डिफरेंस? अच्छा बाहर जाने वाला तो कैरिंग अमाउंट पे बाहर जा रहा है, ऑलवेज एट कैरिंग अमाउंट। व्हाट अबाउट द डिफरेंस? तो डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। हम ऐसा बोलेंगे प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज। एक्चुअली ये प्रॉफिट आपको किस पे हुआ है?
जो कैलकुलेटर बाहर गया है ना वो कम वैल्यू का गया है, आईफोन ज्यादा वैल्यू का आया है, तो उस पर आपको प्रॉफिट हो गया एक्सचेंज पे 30,000। समझता है ये वाला पार्ट? यस। अब ये जो 3 प्रेफरेंस है ना, ये एज पर आईसीएआई है, एज पर आईसीएआई। ठीक है सर, ऐसा क्यों? एक्चुअली बेयर एक्ट में 3 प्रेफरेंस नहीं है, बेयर एक्ट में 2 ही प्रेफरेंस है। बराबर, मैं आपको दिखाता हूं, पहले आप ये कॉपी कर लो फटाफट से। मैं 20 तक काउंट कर, 20 तक। 1 2 12 18 19 20 लिखा। चलो ठीक है, अब देख लो बेयर एक्ट में कैसा लिखा हुआ था, दिखाता हूं मैं आपको। बेयर एक्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, दिस इज एज पर बेयर एक्ट। ठीक है, बेयर एक्ट में पता है क्या बोलता है? बेयर एक्ट में ये नहीं बोलता है गिवन अप को फर्स्ट प्रेफरेंस दो। बेयर एक्ट में बोलता है फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप और फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। बराबर, और अगर दोनों ही फेयर वैल्यू नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस इज कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। बट अपने को फॉलो बेयर एक्ट नहीं, अपने को फॉलो बेयर एक्ट नहीं करना है, अपने लिए क्या करेंगे, एज पर आईसीआई फॉलो करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलो परफेक्ट। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? ये एग्जांपल नंबर मेरा 1 था, दिस वाज एग्जांपल नंबर 1। अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 दे रहा हूं। ये जो कैश पेड वाला पार्ट है ना, कैश पेड वाला पार्ट, ये कैश पेड वाले पार्ट के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसका मतलब कि आपको एग्जांपल 2 से समझ जाएगा। देख लो, सपोज एक कंपनी है एके लिमिटेड, तो इसने कौन सा असेट एक्वायर किया वो देखते हैं। तो असेट एक्वायर्ड है आईफोन 14। ठीक है, वही फेयर वैल्यू इज 1 लाख रुपीज। और असेट गिवन अप इज कैलकुलेटर। और उसके अलावा आपने कैलकुलेटर तो दिया, साथ में आपने कैश भी दिया। ठीक है, कैलकुलेटर का फेयर वैल्यू इज 90,000, कैरिंग अमाउंट इज 60,000। अब बुद्धि लगाओ, कैश का तो कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू सेम ही रहेगा ना, फेयर वैल्यू बोलो कैरिंग अमाउंट बोलो, इट इज 20,000। ठीक है, ऐसा कुछ आपके पास है। चलो, मैं आपको दूंगा जिंदगी में मौका कुछ कर दिखाने का। खुद से सिर्फ ट्राई करोगे एंट्री पास करने का, राइट रॉन्ग मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जस्ट ट्राई, गिविंग यू 2 मिनट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्राई किया, किसी ने बोला 10 का प्रॉफिट, किसी ने 20 का प्रॉफिट, किसी ने बोला 10 का लॉस है, कोई बोला प्रॉफिट है, कोई बोला 10 का प्रॉफिट है, किसने 50 का प्रॉफिट बोला। मजा आ गया, सुनना भी कैसे करेंगे। अच्छा, आपने बुद्धि लगा रहे हो ना, बुद्धि यूज करना चालू करोगे तो आपको आंसर आना चालू हो जाएगा। वेरी गुड। सबसे पहले अपन एंट्री मान लेते हैं, क्या हुआ है? तो हम बोलेंगे आईफोन 14 अकाउंट डेबिट। और बाहर क्या क्या गया है? एक तो कैलकुलेटर बाहर गया है, और उसके अलावा पैसा भी बाहर गया है। ठीक है, अब बाहर जाने वाली चीज है तो कैरिंग अमाउंट पे बाहर जानी चाहिए, तो इसको अपन 60 पे बाहर करेंगे, इसको अपन 20 पे बाहर करेंगे, ऑलवेज एट कैरिंग अमाउंट। ठीक है, द सेकेंड चीज इज आईफोन 14 को कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? मैं बोलूं फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप। अब गिवन अप में 2 चीज है, कैलसी भी है, कैश भी है। आप कैश भूलोगे इसलिए मैं ऐसे लिखाता हूं, कैश पेड इफ एनी। तो वो कितना रहेगा? गिवन अप का फेयर वैल्यू 90 प्लस कैश पेड 20, टोटल कितना हो गया? 1,10,000 बराबर टू पीएनएल अकाउंट। मेरे को 30 का रेयरली किसी ने आंसर किया था, मोस्टली पीपल आंसर 20 या 10। 30 का आप आंसर करना ही भूल गए थे। आई होप तुमको समझता है मैंने क्या बोला। बराबर, यहाँ कैश अपन ने दिया है, लिया नहीं है कैश। तुम लोगों को समझ में आया क्या? देखो ये समझा, खुद से ट्राई करने से अपनी गलतियां मालूम पड़ेगी, इसलिए आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, ये था आपका एग्जांपल नंबर 2। चलो, क्लियर है क्या ये वाला पार्ट? ठीक है, चलो अब मेरे को आपको एक और एग्जांपल देना है, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3। अब एग्जांपल नंबर 3 किस चीज को लेकर है? इट इज रिलेटिंग टू एक्सचेंज, बट वेयर द ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। वेयर द ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। आशीष बोलता है मजा आ गया, वेरी गुड। ठीक है, और ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। ओके, अब है ना, एक बंदा है एके लिमिटेड। ठीक है, अपन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ओके, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो आकाश कंदोई के पास एक फरारी है, एक गाड़ी है। वो कार कौन सी है इसके पास? फरारी। ठीक है, छोटी सी गाड़ी, ब्लैक कलर की, जिसकी कैरिंग अमाउंट इसके पास होगी 1 CR और फेयर वैल्यू होगी 1.2 CR। ठीक है, और एक इधर एक और अमीर आदमी है,
वो है अपना अक्षत। ठीक है, अक्षत, अक्षत भी बहुत अमीर है, इसके पास भी एक फरारी है, गाड़ी है, फरारी, भले अक्षर को स्पेलिंग नहीं आती फरारी की, बट है, ठीक है, रेड कलर की है। अब हुआ क्या, आकाश और अक्षत ने एक सेम नेचर का असेट परचेज किया है, सेम मॉडल है, सब कुछ सेम है, सिर्फ कलर का फर्क है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, तो अब मैं आकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आकाश ने ये गिवन अप है और ये वाली फरारी एक्वायर्ड है। जब आप सेम नेचर की फरारी एक्वायर कर सब जब आप सेम नेचर के एसेट एक्सचेंज करते हो तो उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। तो ऐसे केस में जो इनकमिंग एसेट है उसके लिए सिर्फ एक ही प्रेफरेंस है, ओनली वन प्रेफरेंस, और वो प्रेफरेंस है कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। यहां कोई फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड नहीं है, कोई फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप नहीं है, सीधा कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड, उस पर रिकॉर्ड करना है आपको। बराबर, इसका मतलब क्या सर, एंट्री कैसे होगी दिखाता हूं मैं आपको। जर्नल एंट्री, अपने लिए अंदर क्या आया है, तो मैं बोलूंगा रेड वाली फरारी अंदर आई है, फरारी रेड वाली इनकमिंग है, ठीक है, और फरारी ब्लैक वाली आउटगोइंग है। फरारी ब्लैक वाली इनकमिंग है, फरारी ब्लैक सॉरी रेड वाली इनकमिंग है, ब्लैक वाली आउटगोइंग है। तो जो ब्लैक है वो तो बाहर जाएगी 1 लाख पे, दैट इज द कैरिंग वैल्यू। बराबर, अब द मेन इज जो इनकमिंग एसेट है उसी को भी एक ही प्रेफरेंस है अपने पास, इसको रिकॉर्ड करने का भी आपके पास कितना प्रेफरेंस है, एक ही प्रेफरेंस है, एंड दैट इज कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप, एंड दैट इज गोइंग टू बी 1 लाख। सर अब ऐसा क्यों होता है, आप पूछोगे सर इसका रीजन क्या है, वाई कैरिंग अमाउंट? क्योंकि जब सब्सटेंस नहीं है ट्रांजैक्शन में, जब सेम नेचर का असेट रिकॉर्ड हो रहा है, तो ऐसे केस में दे वांट टू अवॉइड एनी प्रॉफिट बुकिंग ऑन एक्सचेंज। वो चाहता नहीं कि कोई भी प्रॉफिट बुक हो, क्योंकि आप एक्सचेंज देखोगे तो एक्सचेंज में देखो प्रॉफिट बुकिंग होती है, बट दे वांट टू अवॉइड दिस ईयर, व्हाई, बिकॉज वो सेम नेचर का असेट एक्सचेंज हो रहा है, तो आप कैसे प्रॉफिट बुक कर रहे हो। बराबर तो जब ऐसा होता है तो हम सिर्फ एक ही प्रेफरेंस में बुक करते हैं और वो है कैरिंग अमाउंट। मैं ऐसा आपको रीजन लिखा दूं, बिकॉज दे वांट अस टू अवॉइड बुकिंग, they want us to avoid booking any profit on exchange, they want us to avoid booking any profit on exchange, it is as simple as that. Is this clear to everyone? Yes or no? अरे yes or no, अरे dashing to the snow with the 111 way over the hill we go laughing all the way, है ना। चलो ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये अपन ने कौन सा वाला पार्ट कवर किया, एक्सचेंज ऑफ असेट, ठीक है, ध्यान देना। अब अपन एक बार मैं मार्क करा दूं आपको, मैं उधर बोला भी ना नोटबुक के अंदर एग्जांपल डिस्कस किया, मैं बोल दूं एक्सचेंज को लेकर नोटबुक में एग्जांपल, जहां जहां मैंने बोला नोटबुक में एग्जांपल, आप डायरेक्ट एग्जांपल देखो, आगे बढ़ो, ठीक है। चलो, तो ये एक्सचेंज वाला पार्ट भी मेरा हो गया, क्लियर है यहां तक, परफेक्ट। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यस, 1 CR था क्या, सॉरी 1 लाख मैंने रिकॉर्ड कर दिया, 1 CR होना चाहिए था, जो भी यार 1 CR, तुम समझ गए ना यार, जो भी है 1 CR 1 CR, सॉरी वो तुम, अरे मेरे लिए लाख और करोड़ सेम है ना गाइस, यार मैंने कभी करोड़ रुपया देखा ही नहीं, तो मैंने जितना देखा है मैं उतना लिख देता हूं, मेरी जितनी ईयरली इनकम है मैं उतनी लिख देता हूं गाइस, सॉरी, है ना। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अभिषेक बोलता है एक बार रिपीट, अरे भाई सिंपल है, जब आप सेम नेचर का असेट परचेस करोगे तो जिस वैल्यू पे जो असेट बाहर जा रहा है उसी एग्जैक्ट सेम वैल्यू पे इनकमिंग असेट को रिकॉर्ड करना है, सिंपल, एकदम सिंपल, डन, ठीक है। संकेत फिर वो सेम नेचर का असेट नहीं होएगा, और ये बहुत रेयर केसेस में होएगा, दिस विल हैपन इन वेरी रेयर केसेस। संकेत बोलता है सर अगर मैंने आईफोन दिया 128 GB का और आईफोन लिया 256 GB का, तो क्या वो सेम नेचर का असेट है क्या, नहीं ना भाई, फर्क है ना दोनों के वैल्यू में, कैसी बातें कर रहे हो तुम। चलो आगे, आपका पैकेज कितना है, मेरा पैकेज है 2,40,000 पर एनम, जस्ट बिलो द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। किसी ने पूछा, पारस ने पूछा आपका पैकेज कितना है,
2,40,000 पर एनम। मतलब जस्ट अभी उम्मीद कर रहा हूं कि बेसिक एग्जामिनेशन के ऊपर पहुंचो, बट मुझे लगता नहीं मैं पहुंचूंगा उसके ऊपर। ठीक, ये अपना मेजरमेंट था। ओके, इनिशियल मेजरमेंट आपने ने कवर कर लिया। अगर आपने परचेज किया तो वैल्यू क्या होगी ये डिस्कस किया, सेल्फ कंस्ट्रक्शन में क्या होगी वो डिस्कस किया, और एक्सचेंज में क्या होगी तो वो डिस्कस किया। अगर आपने असेट गवर्नमेंट ग्रांट में एक्वायर किया तो वो तो इंडेक्स 20 में कवर्ड है, वो अपने को यहां करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलते फेंकते हो सर, फेंक नहीं रहो भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार गाइस तुम, गाइस कमो यार कमो। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। अब अपन बात करेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट? आपने असेट को डे 1 पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड किया वो ठीक है, लेकिन अभी द क्वेश्चन इज आप असेट को एवरी ईयर एंड पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? एट एवरी ईयर एंड एट व्हाट वैल्यू द असेट विल बी रिकॉर्डेड, बराबर, उसको बोलते हैं अपन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, बराबर। अब अपने पास सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में एक नहीं दो मॉडल है। हाउ मेनी मॉडल्स डू वी हैव? 2। किसमें? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में। कितने मॉडल है? 2। पहला है कॉस्ट मॉडल। पहला कौन सा मॉडल आपके पास? कॉस्ट मॉडल। और दूसरा कौन सा मॉडल है आपके पास? रीवैल्यूएशन मॉडल। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट मॉडल एंड रीवैल्यूएशन मॉडल? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल है। कॉस्ट मॉडल का मतलब है कि आप असेट को कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन पे रखते हो। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल? रीवैल्यूएशन मॉडल का मतलब होता है कि आप असेट को फेयर वैल्यू पे रखते हो। आपको मेरा यस्टरडे का एग्जांपल याद है जहां मैंने बोला था लैंड के लिए इंडेक्स ने 2 ऑप्शन दिया है, आप चाहो तो कॉस्ट पे रख लो, आप चाहो तो फेयर वैल्यू पे ले आओ, बस मैं यही बात कर रहा हूं। लैंड भी तो पीपी है ना, तो सब्सिक्वेंटली 2 मॉडल है आपके पास। ईयर एंड पे या तो आप कॉस्ट पे रख सकते हो या फिर आप रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकते हो। सर दोनों का एग्जांपल तो ना जरा, तो मैं दोनों को लेकर आपको इधर ऊपर एग्जांपल लिखवा रहा हूं कि दोनों में अकाउंटिंग कैसे होती है। जैसे कॉस्ट मॉडल होगा तो अकाउंटिंग कैसे होगी एवरी ईयर के एंड पे देख लो। नितेश बोलता है गवर्नमेंट ग्रांट रह गया। बेटे अगर नितेश तू ना सुनेगा ना मेरी बात तो तेरा अटेम्प्ट रह जाएगा। मैंने 10 बार तो चिल्ला दिया कि गवर्नमेंट ग्रांट का डिस्कशन इंडेक्स 20 के अंदर होगा, फिर भी वो आके बोलता है सर गवर्नमेंट ग्रांट रह गया। ऐसा रहेगा ना बेटे तो तेरा मई भी रह जाएगा, तेरा नवंबर भी रह जाएगा। तो प्लीज ध्यान से सुन, तुम लोग कॉन्सेंट्रेशन यहां रखो भाई। वो बाबू सोना को बोलो तेरे से बाद में बात करूंगा, किधर घूम फिर के आ रहे हो? मजा आ गया, एकदम ही फील आ गई। सुनना अभी, सपोज आपने डे 1 पे पीपी खरीदा। ऐसे मैं मजाक करूंगा तो मेरी बात का बुरा नहीं मानने का, और कभी मानोगे तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता मेरे को। एनीवे सुनना, सपोज तुम्हारे पास पीपी था डे 1 पे जिसकी लाइफ 10 ईयर्स थी, तो आप कॉस्ट मॉडल में इसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे? तो कॉस्ट मॉडल में अपन क्या करेंगे, लेस 1 साल का डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे। अब 10 करोड़ की वैल्यू है, 10 साल की लाइफ है, तो डेप कितना रहेगा? 1 CR। तो दैट इज कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 1 9 CR, बराबर। ये आपका हो गया कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल में अपन ऐसा अकाउंटिंग करते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या क्लियर? चलो आगे। अब बारी आती है इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल। सर इसका एग्जांपल दो, दे रहा है इसका एग्जांपल। सपोज आपके सेम एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके पास एक पीपी था, कितने का? 10 करोड़ का, बराबर। देख लो, सपोज आपके पास था डे 1 पे पीपी। कोई बोलता है वो मेट्रो घूमने गया था। सपोज डे 1 पे पीपी था, ठीक है, 10 CR का, लेस 1 साल का डेप। पहले आप डेप माइनस करने का, तो कितना माइनस करोगे आप? 1 CR माइनस किया। अब प्लीज कोई ये मत पूछना ना 1 करोड़ कैसे है डेप्रीसिएशन, अबे मैं रो दूंगा ऐसा क्वेश्चन पूछा तुमने तो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी? कैरिंग अमाउंट मिलेगी एट द एंड ऑफ ईयर 1, कितना? 9 CR। अब सपोज मैंने आपको इसी दिन का दिया फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 1, लेट्स से इट इज 12 CR। मैं बोलूं आपके असेट की वैल्यू बढ़ गई, और हमको तो रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करना है, मतलब हमको असेट रखना है फेयर वैल्यू के ऊपर। वी वॉन्ट टू कीप द असेट एट फेयर वैल्यू। अरे यस और नो? हमको असेट फेयर वैल्यू पे रखना है, ठीक है। तो अब द क्वेश्चन इज हमको असेट की वैल्यू कितने से इंक्रीज करनी है? 3 करोड़ से। हमने डिस्कस भी किया था, इसी को हम प्यार से बोलते हैं रीवैल्यूएशन गेन।
जो आपका जाता है ओसीआई के अंदर कितना रहेगा 3 करोड़ रुपया, इट विल बी 3 CR। अरे यस और नो। अब इसकी मैं एंट्री क्या मारूंगा, है ना, अब मैं इसकी जनरल एंट्री क्या मारूंगा मैं आपको दिखाता हूं। पीपी की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो मैं बोलूंगा पीपी अकाउंट डेबिट 3 CR टू रीवैल्यूएशन गेन 3 CR, और एक गेन आपका जाएगा ओसीआई के अंदर, सिंपल। अच्छा जैसी मैंने ये एंट्री मारी, जैसी मैंने ये एंट्री मारी, व्हाट विल बी माय रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 1। ईयर 1 के एंड पे मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा सर, आपका पहले 9 था, आपने 3 करोड़ से वैल्यू इंक्रीज कर दी क्योंकि फेयर वैल्यू 12 हो गया था, तो यही नया वाला फेयर वैल्यू आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट बन जाएगा। और अभी आपकी लाइफ कितनी बची है, आपकी लाइफ बची है 9 ईयर्स। आपको एक राज की बात बताओ, राज की बात, इसको बताना मत। फ्यूचर में जब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो फ्यूचर में आप डेप्रिसिएशन 12 CR पे निकालोगे। फ्यूचर में जब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो फ्यूचर में डेप्रिसिएशन आप 12 CR पे निकालोगे, बट उसकी बातें मैं बाद में करूंगा, ठीक है। ये आपको मैंने एक हिंट देकर रख दिया, ध्यान रखना। तो सर अच्छा चलो ये बता दो, डेप्रिसिएशन ईयर 2 का कितना आएगा। तो ईयर 2 का डेप्रिसिएशन अभी 1 CR नहीं आएगा, इट विल चेंज, इट विल चेंज, 1 CR नहीं आएगा, है ना। और 9 ईयर्स लाइफ कैसे बची सर, अरे 10 ईयर्स में से 1 ईयर खत्म हो गया था तो 9 ईयर्स लाइफ बची, तो डेप कितना आएगा ईयर 2 का, चलो पूछ ही लेता हूं। तो हम बोलेंगे 12 CR डिवाइड बाय 9 ईयर्स, तो मुझे कोई आंसर देगा। 12 डिवाइड बाय 9 कितना आ रहा है, 12 डिवाइड बाय 9 1.333 CR। 12 डिवाइड बाय 9 1.33 CR। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, मैं तेरे बाद में आया क्या, चिल्लाने से बनते गाने क्या, चिल्लाने से बनते शाने क्या, ये डेचा लेकर के पब्लिक को बना रहे, ये पब्लिक में अंधे या काने क्या, जनता की क्षमता है ममता भी देगी और जमता नहीं है तो हाँ, क्लियर है क्या, समझता है। परफेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड मीते, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड शुभी, वेरी गुड वीना, वेरी गुड गरिमा, वेरी गुड ख्याति, वेरी गुड। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है यहाँ तक। तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में व्हेन यू फॉलो कॉस्ट मॉडल तब तो बहुत ईजी है, बट व्हेन यू फॉलो रीवैल्यूएशन मॉडल तो अपन फेयर वैल्यू पे चीजों को रखते हैं, दैट्स इट, क्लियर। मेरे ख्याल से फॉर द डे वी विल हॉल्ट हियर, बट अपन आज का सेशन खत्म करने के पहले अपन आज का सेशन खत्म करने के पहले जितना अपन ने पढ़ा वो रिवाइज करेंगे। सर शेक चिली डिवाइन का रैप, अरे मेरे को रैप करने का शौक है बहुत, तो मैं बीच बीच में कर देता हूँ, तो ऐसे कभी तुमको समझे नहीं कि आदमी क्या बड़बड़ कर रहा है तो मैं रैप कर रहा हूँ ऐसा समझ लेना, ठीक है। चलो तो अपन आज जो भी पढ़ा अपन पूरा रिवाइज कर लेते हैं क्या, यस। सो लेट्स स्टार्ट द रिविजन। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंड एस 1 जो अपन ने आज के दिन पे पढ़ा था, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग द रिविजन इन 3 2 1 एंड गो। सबसे पहले इंड एस 1 नाम था प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अपन ने आज पढ़ा वो रिवाइज कराऊंगा। तो सबसे पहले अपन ने आज पढ़ा था ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है। अब इसका समरी देख लो, इधर है। अगर आपने सपोज डिफॉल्ट, जब तक डिफॉल्ट नहीं करोगे तब तक तो वो नॉन करंट रहेगा, एक बार आपने डिफॉल्ट कर लिया तो वो करंट बन जाता है। डिफॉल्ट करने के बाद ग्रेस मांगा और वो इक्वल टू या मोर देन 12 मंथ्स है तो इट विल अगेन बिकम नॉन करंट। अगर डिफॉल्ट करने के बाद ग्रेस मांगा और वो लेस देन 12 मंथ्स है तो वो करंट, बराबर। अच्छा, अगर डिफॉल्ट करने के पहले ही ग्रेस मांग लिए और कंप्लायंस डेट एक्सटेंड करवा ली तो उस केस में आपका लोन स्टेज विथ इट्स ओरिजिनल क्लासिफिकेशन, दैट इट विल स्टे एज नॉन करंट ओनली, बराबर। ये अपन ने इंड एस 1 के बारे में पढ़ा था। देन हम इंड एस 16 के ऊपर आए थे। 16 में क्या था हमारे पास, सबसे पहला था डेफिनेशन। सिंपल अपन ने देखा था पीपी का डेफिनेशन बोलता है टेंजिबल हेल्ड फॉर यूज और एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड। फिर था बेरर प्लांट, तो इसके बारे में आपको मैंने बताया था ना, बेरर का मतलब क्या होता है, लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स, बराबर। अब लिविंग प्लांट्स में होता है 2, बेरर नॉन बेरर। जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है वो होता है बेरर, फार्मर के लिए उसकी मशीन जैसा है, तो ये इंड एस 16 में कवर्ड है, सिंपल, बराबर। बाकी सारे जो भी एनिमल्स है, बाकी सारे नॉन बेरर है, वो सब 41 में कवर्ड है एग्रीकल्चर के अंदर। उसके बाद आपने ने इंड एस 16 में देखा था अगला पॉइंट विच वाज रिकग्निशन। सिंपल, जब आपको लगता है बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में और जब आपको लगता है कि कॉस्ट मेजरेबल है रिलायबली, बराबर, तो उस केस में रिकग्निशन क्राइटेरिया विल बी मेट। उसके बाद अपना आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर 2 तरह का मेजरमेंट होता है, एक होता है इनिशियल मेजरमेंट, एक होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, बराबर। इनिशियल मेजरमेंट विल ऑलवेज 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 बी एट कॉस्ट, ठीक है। अब कॉस्ट में क्या क्या आता है,
सबसे पहला अगर आपने असेट परचेज किया तो परचेज प्राइस आएगा, लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स, एड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, एड ऑल द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। इसमें इंपॉर्टेंट खर्चा था कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग का। टेस्टिंग का जो भी एक्सपेंस है वो भी आप कैपिटलाइज करोगे, लेकिन टेस्टिंग करते समय कोई इनकम आई तो वो माइनस करके नेट कॉस्ट कैपिटलाइज करना। अच्छा, इसमें एक अमेंडमेंट भी था, अगर आपकी इनकम सपोज ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो आप नेट इनकम ही कॉस्ट से एडजस्ट करोगे, और इनकम को एडजस्ट करने का मतलब है कॉस्ट से आपको माइनस करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ खर्चे जो आप कभी कैपिटलाइज नहीं करोगे, इसके एग्जांपल थे कार पार्किंग की इनकम एक्सपेंस, वो भी कैपिटलाइज आप मत करना, ध्यान रखना, एग्जांपल था वो। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था डी कमीशनिंग वाला पार्ट। इसको आप कैपिटलाइज तो करोगे लेकिन प्रेजेंट वैल्यू पे कैपिटलाइज करोगे। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो इसका एक अपन एग्जाम्पल लिया था कि डी कमीशनिंग वाले केस में हम क्या करते हैं, हमको पता है कि ये जो खर्चा ये हमको सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद इशू इंकर करने का है, तो इसको आप कंसिडर करोगे लेकिन प्रेजेंट वैल्यू पे कंसिडर करोगे, बराबर। तो कॉस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा। एंट्री आपने मार ली, पीपी टू कैश बैंक टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग। अब आपने भले ही प्रेजेंट वैल्यू पे बुक किया लेकिन इंकर तो 5 लाख रुपया करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे लेकर जाएंगे और इसको हम प्यार से बोलते हैं अनवाइंडिंग। ये हम अनवाइंडिंग करेंगे और अनवाइंडिंग की एंट्री होती है इंटरेस्ट टू प्रोविजन। ये कर लिया, ठीक है। ये था अगर आपने असेट परचेज किया तो क्या होगा। अच्छा, एक और पॉइंट था डिफर्ड कंसिडरेशन। अगर आपने पेमेंट लेट देने का प्रॉमिस किया है तो उस केस में जो एक्स्ट्रा भरोगे वो इंटरेस्ट है, तो कॉस्ट में ऐड नहीं होना चाहिए वो। उसके बाद था अगर आपने एसेट सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया तो क्या, तो सेम लाइक परचेज, सेम प्रिंसिपल दैट ऑफ परचेज एसेट। उसके बाद अगर आपने एक्सचेंज में एक्वायर किया तो क्या होगा, तो अपने पास एक्सचेंज वाले केस में 3 प्रेफरेंसेस है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, वो 3 प्रेफरेंस याद रखने का। सबसे पहला प्रेफरेंस है फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी। सेकंड प्रेफरेंस इज फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड, और अगर दोनों ही नहीं है तो आपके पास थर्ड प्रेफरेंस है कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी, बराबर। अब ये प्रेफरेंस किसके लिए है, ये प्रेफरेंस इनकमिंग एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए, आउटगोइंग तो बाहर होने वाला है हमेशा कैरिंग अमाउंट के ऊपर, ठीक है। ये चीज अपनी हो गई। उसके बाद अगर एक्सचेंज में कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, सेम नेचर सेम वैल्यू का एसेट एक्सचेंज कर रहे हो, तो आपके पास इनकमिंग एसेट को रिकॉर्ड करने का एक ही प्रेफरेंस है, वो है कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग अवॉइड करना चाहते हैं, क्लियर। उसके बाद अगर आपने एसेट गवर्नमेंट ग्रांट में एक्वायर किया तो उसका डिस्कशन इंडेक्स 20 के अंदर रहने वाला है, ठीक है, डन। फिर अपन आएंगे इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अंदर हमारे पास 2 मॉडल है, एक होता है कॉस्ट मॉडल, एक होता है रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट में हम कॉस्ट माइनस डेप पे रखेंगे, रीवैल्यूएशन में पहले डेप माइनस करेंगे, फिर इसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे, जो भी गेन है वो ओसीआई में बुक करेंगे, और उस गेन के वैल्यू से आपका असेट का कैरिंग अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, और फ्यूचर में डेप्रिसिएशन इज रिवाइज कैरिंग अमाउंट के ऊपर आप निकालोगे। दैट्स इट। आपने जो ये पढ़ा आज तक का इतना था। अगर छोटा मोटा कुछ क्वेरी है तो पूछ लो। काफी लोग पूछे थे सर रिवीजन सेशन तो यूट्यूब पे होगा ना, भाई जो इन क्लास रिवीजन है, जैसे आज पढ़ा, जो आज पढ़ेंगे उसको आज रिवाइज करेंगे, वो तो इधर ही होगा। जब मैं फुल फ्लैश रिवीजन लूंगा, 2-3 चैप्टर हो गए, फिर उसके लिए मैं आपको रिवाइज करके यूट्यूब पे बुलाऊंगा, वो अलग लूंगा मैं। मतलब मैं आपको ऐसा नहीं कि थोड़ा रिवीजन लेकर छोड़ दूंगा, क्लास में भी होगा, आप भी खुद भी करोगे, फिर मैं अलग से आपके लिए यूट्यूब पे भी डालूंगा, वो अलग है। फिर लास्ट डे के पहले मैराथन भी लूंगा, वो अलग है। ऐसा सब होएगा, चिंता मत करो, ठीक है। बोर्ड नोट्स में एलडीआर लिखकर अपलोड कर दूंगा। यस अभिषेक, और कुछ क्वेरी है तो पूछ लो। सर अगर हमारा लोन वॉज करंट एंड देन, देखो भाई, अगर ऐश्वर्या वो ब्रीच वाला पॉइंट तभी आप लिखे बोले जब लॉन्ग टर्म लोन है, अगर लोन ही शॉर्ट टर्म था तो बात ही मत करना उसकी, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, मेरे ख्याल से वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद एवरीवन। कल आओगे तो रिवाइज करके आना, रिवाइज किए बिना घुसना ही मत क्लास के अंदर, ठीक है। और बाकी देख लो भाई, सुबह अगर तुमको ऐसा लगता है ना कि मेरे को उठने में तकलीफ हो रही है, या तो अभी 3 महीना उठ लो, या फिर भगवान तुमको 6 महीना और उठने का मौका देगा आगे। तुम समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर तमीज से काम करेंगे तो निकल जाएंगे, तो डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस सेशन। रिवाइज करके प्लीज आना, ठीक है। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल। मैं सेशन बंद कर देता हूँ, फिर आपको कुछ है तो आप मेरे से पूछ लेना, ओके। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।